नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं आ गया हूं इस वक्त बागपत के गंगनौली गांव में, जहां पर ट्रिपल मर्डर केस जो इस वक्त पूरे देश को हिला चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश को हिला चुका है। इस खबर को आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के देख रहे होंगे। बहुत सारी थ्योरियां सामने आ रही हैं, बहुत सारी स्टोरीज सामने आ रही हैं कि इस केस में ये कमी है या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कम है, या जो मरहुमा जिनका इंतकाल हुआ इस केस में उनके घर वाले भी बहुत सारे तरह तरह की थ्योरीज पेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीबीआई की डिमांड भी कर रहे हैं कि सीबीआई किसी तरह से सीबीआई इसका केस की जांच करे। जब मैं अपने इस खबर को पढ़ रहा था तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस गांव में आना चाहिए, बागपत के लोगों से बात करनी चाहिए। यहाँ पे आखिर ऐसा क्या हुआ। मौलाना इब्राहिम के केस की मैं बात कर रहा हूं, जो गए हुए थे देवबंद। मंत्री जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं, अमीर खान मुत्तकी, उनके स्वागत के लिए। और उस दिन मौलाना के पीठ पीछे यहाँ पे जो हुआ, उसके बाद उनकी आत्मा पूरी तरह से झुंझुड़ गई। पूरा शहर बागपत सत्ता में आ गया। क्या सोचा उन लोगों ने, यहाँ ऐसा हुआ क्या? मैं आपके पास यहाँ से डायरेक्ट ये रिपोर्ट लेके आया हूँ। ये गंगनौली गाँव है, इसी जगह की वो घटना है। यहाँ पर दो बच्चे, पुलिस के मुताबिक दो बच्चे जिन्होंने मौलाना साहब से तालीम हासिल की, शागिर्द ने मौलाना यानी कि अपने उस्ताद के घर वालों को ख़त्म कर दिया, छोटे छोटे दो बच्चों को ख़त्म कर दिया, उनकी वाइफ को ख़त्म कर दिया। ये मामला हजम करना बहुत मुश्किल है। ये बात किसी को समझ आना बहुत मुश्किल है कि दो छोटे बच्चे, मासूम बच्चे 14-15 साल के, उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, ऐसी क्या दुश्मनी उन्होंने दिलों में पाली। ये खबर आपको यहाँ से पता लगनी चाहिए। और ये भी पता लगनी चाहिए कि कोई भी धर्म की तालीम हो, चाहे वो स्कूल की तालीम हो या मदरसे की तालीम हो या मस्जिद गुरुद्वारे की तालीम हो, इस तालीम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके दिमाग पे पिटाई का क्या असर पड़ता है। वो ऐसी, पहले तो आपको मालूम है बच्चे क्या करते थे। हमारे माँ बाप ने भी ये कहा हमारे उस्ताद से कि आप इसको जितना पीट सकते हो पीटो, हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे बच्चों के ऊपर अगर उनका टीचर कोई तशद्दुद करे तो उसका रिजल्ट ये भी हो सकता है। इसीलिए हमें केयर करने की ज़रूरत है और ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों पे अगर स्कूल में कोई अत्याचार हो रहा है या उसको कोई बात बुरी लग रही है तो वो बात माँ बाप को बच्चों से पूछनी चाहिए, रोज़ाना पूछनी चाहिए कि आखिर स्कूल में तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम खुश हो अपनी पढ़ाई से या नहीं। अगर नहीं पूछा तो शायद रिजल्ट कुछ इस तरह का हो सकता है। मैं गंगनौली गांव में हूँ, पुलिस स्टेशन भी गया, वहाँ से भी मैंने साक्ष्य जानने की कोशिश की और ये जाना कि इस मामले में पुलिस इतना स्ट्रांगली क्यों कह रही है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि ये पूरा हत्याकांड उन दो छोटे बच्चों ने किया जो नाबालिग हैं। आइए मैं आपको आगे की रिपोर्ट दिखाता हूँ। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। ये वही गली है जहां पे हम खड़े हैं इस वक्त। ये गली है यहाँ की जो बड़ी मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर मैं आपको लेके चलूंगा और ये दिखाऊंगा कि ये केस आखिर जितना पेचीदा होता जा रहा है, लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल आखिर उठ क्यों रहे हैं। मौलाना की जो पत्नी है, उनकी जो वाइफ है इसराना, उनके घर वालों का ये कहना है कि पुलिस की डायरेक्शन, पुलिस का ये पूरा केस बनाया हुआ है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं है और वो चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके पास इतने पुख्ता सबूत हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रांग है कि ये केस कोर्ट में टिकेगा भी और न्याय भी मिलेगा। तो एक पक्ष आपने हमेशा देखा कि सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। किसी भी रिपोर्टर ने या किसी मीडिया ने पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस खबर को नहीं बनाया, जो मैं कोशिश कर रहा हूं जानने की कि पुलिस इतनी स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेशन को इतना स्ट्रांग कैसे मानती है और कैसे ये मानती है कि 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में पूरा केस सुलझ जाता है। 3 हत्याओं के पीछे 2 छोटे बच्चों का हाथ निकलता है। पुलिस पूरी तरह से स्ट्रांगली इस केस को अपने पक्ष में बता रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन सही बता रही है और इसी जांच की तरफ पुलिस आगे बढ़ रही है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ के लोगों से मैं बात कर सकूं, मैं मौलाना इब्राहिम से बात कर सकूं। मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि यहाँ के मोहल्ले वालों से भी बात कर सकूं और आपको मैं पूरी हकीकत गंगनौली गांव बागपत से दिखा रहा हूं। देखिए, बने रहिए मेरे साथ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं उस मस्जिद पे पहुंच चुका हूं जिसको शायद बड़ी मस्जिद यहाँ की कही जाती है। आपने खबरें देखी होंगी कि उत्तर प्रदेश हो या हमारे देश का कोई भी कोना, ये पुलिस के लिए बहुत आसान था कि मौलाना इब्राहिम को इस केस में चार्ज करती और उनको उठा के बंद कर देती। लेकिन शायद पुलिस ने इसमें जब डीपर इन्वेस्टिगेशन की
तो पुलिस के पास ये साक्ष्य मिले कि ये मामला 2 बच्चों का लग रहा है। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, तो मामले ने पूरी तरह से करवट ले ली। और आप ये सोचिए कि वो जो मौलाना है इस मस्जिद के, इब्राहिम साहब, वो इस वक्त बाहर हैं और असली मुजरिम पुलिस के हिसाब से अंदर हैं। अगर वो मौलाना अंदर चले जाते और उनके साथ कोई नाइंसाफी हो जाती तो शायद ये बहुत बड़ा मामला हो सकता था। मैं आपको ये बात यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें मौलाना की पत्नी के परिवार पुलिस पर इल्जाम लगा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई। तो इसी वजह से आइए जानते हैं कि यहाँ पे जो रिक्रिएशन पुलिस ने किया, पुलिस के पास परतों पे परतें कैसे खुलती चली गई, पुलिस के पास पहला सबूत, दूसरा सबूत, तीसरा सबूत सीक्वेंस में कैसे आया है। हम अपनी तरफ से डिसीजन मेकर नहीं है, अदालतें हैं जो इसको साबित करेंगी, लेकिन पुलिस एक सूत्रधार होती है। एक क्राइम को लेके इंसाफ तक का जो एक सिंपल धागा होता है वो धागा पुलिस होती है। पुलिस को कैसे ये दिमाग में आया? वो इस जीने से गया एक लड़का ऊपर जी, और फिर वो वापस आया नीचे 14 मिनट बाद। तो ऊपर क्या करने गया था वो? केवल देखने गया था। वहां से मौलाना यहाँ रहते थे अपनी फैमिली के साथ, तो वहां से देख लेते हैं बच्चे। तो उसने देखा कि उस समय उनकी जो मिसेज है वे ऊपर क्या कर रही हैं। जब उसे विश्वास हो गया सो रही हैं, तब वो वापस नीचे आया। उसने आके यहाँ पे डीवीआर रूम में जाके वो बंद कर दिए। तो ये वो डीवीआर रूम है जहां पे, ये वो रूम है जहां पे डीवीआर लगा रहता है। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग का सारा डेटा इसी रूम के डीवीआर में स्टोर होता है। वो बच्चा पुलिस के मुताबिक जब ऊपर रेकी करने गया, देखा कि मौलाना साहब की फैमिली सो रही है, बेखबर है, नींद की गहरी नींद में है, तो वो बच्चा वापस नीचे आता है, जिसका सबूत मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी कैमरे में बच्चे दिखाई दिया। जब बच्चा दिखाई दिया तो पुलिस को डाउट हुआ कि ये बच्चा अंदर आया क्यों है। जब उसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये बच्चे की जबानी बातें हैं जो वो उसने बताई। यहाँ से एक बच्चा अंदर आता है, बच्चे का सीसीटीवी कैमरे में फुटेज कैद होता है। पुलिस को ये महसूस होता है कि जब सीसीटीवी कैमरा देखा तो एक बच्चा अकेला इस जीने से ऊपर कैसे चढ़ता जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे वजू खाना है, इस वजू खाने से जीना जा रहा है जो छत की तरफ जाता है। छत से जो बच्चा, मैंने आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो बच्चा छत से कूद के हुजरे की तरफ गया। मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। ये जीना है, इस जीने से वो बच्चा चढ़ता है। आइए, इस पूरी स्टोरी के 2 भाग हैं, इन 2 भागों को मैंने कवर किया है। दोनों को इस तरह से जोड़ने की कोशिश करूंगा कि आपको एक सीक्वेंस समझ में आए। इस जीने से वो बच्चा रेकी करने के लिए जाता है। जब वो मस्जिद में दाखिल होता है, जब दाखिल होता है तो सीसीटीवी कैमरे में उसके फुटप्रिंट्स आ जाते हैं। पुलिस को ये पता लग जाता है कि वो बच्चा इधर से 14 मिनट बाद इस जीने से वापस आया। ये पहला क्लू था पुलिस का। जब पुलिस को ये एहसास हुआ कि ये बच्चे के साथ एक टारगेट मिला पुलिस को कि इस बच्चे से इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि वो बच्चा हकीकत बताए बात क्या है। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और परिकरण को पूरा जोड़ने की कोशिश की तो पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस भी ये नहीं सोच सकती थी कि ये ऐसा मामला हो जाएगा। और वो बच्चा जो मैंने आपको वो छत दिखाई थी, हुजरे से जो मैं आपको शॉट्स दिखा रहा हूँ, ये आगे दिखाऊंगा, इस जगह से वो बच्चा आता है और यहाँ से ये वो दीवार है जहाँ से वो बच्चा रेकी करने के लिए दीवार फांगता है। जब उसने दीवार फांगी, यहाँ पे ईंटों का जोड़ा बनाकर उसने अपनी हाइट को लंबा किया और कूदने की कोशिश की। जो मामला हुजरे का है वो मैं हुजरा आपको यहाँ से दिखाता हूँ। बच्चे ने यहाँ से झांक के देखा कि दरवाजे के पीछे लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं, ये पता करना चाहता था बच्चा। उसके बाद इस दीवार को आप इधर से देखिए, सारे विजुअल्स आपको मैं दिखाऊंगा, उस तरफ से भी दिखाऊंगा। यहाँ से वो बच्चा फांगा, फांगने के बाद यानी कि इस दीवार को लांग गया, कूद गया और कमरे में दाखिल हो गया। इसके बाद की रिपोर्ट मैं आपको उस कमरे से दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देखिएगा। हाँ, वो उधर से आ, उस जीने से आया ना? हाँ, उस जीने से आकर यहाँ ईंटों का वो लगाया और यहाँ से ऊपर चढ़ के देखा वो किस हालत में है। तो उसे नजर आ गया कि सो रहे। तो जब वो यहाँ से कूदकर जब वहाँ गया और दूसरा बच्चा जीने से गया। हाँ, दूसरा जीने से नीचे वाले से गया। हाँ। उसने वहाँ से कुंडी मार दी अंदर की, कोई ऊपर ना आ जा। उसके बाद कितनी देर बाद पता लगा घर गांव वालों को कि ऐसे ये 2-1:30 बजे अजान होती है जब बच्चे पढ़ने आते हैं। हाँ, और 2 बजे नमाज होती है। हम नमाज पढ़ी, उसी बच्चे ने हमको नमाज पढ़ाई। ओह अच्छा। उसी बच्चे ने नमाज पढ़ के हम भी मर्डर करने के बाद उसी बच्चे ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद फिर हम घर चले गए, मैदान में चला गया, वे खेल में चले गए, कबड्डी वगैरह खेलने, कबड्डी खेलने उधर। वहाँ तो 3 बच्ची आती है पढ़ने के लिए। तो जैसा वे जिन्ने में गई तो कुंडी लग रही, तो फिर 2 बच्चे इधर को आके और वे भी इधर को चढ़ के जो देखा तो उन्हें खून ही खून पाया उन्होंने। तो इसका मतलब ये वो बच्ची कौन थी?
पड़ोस की बच्ची? हाँ हाँ, वो पढ़ने वाली यहीं की थी। तो जब ये परिक्रमण कंप्लीट हो गया तो एक छोटी बच्ची जब यहाँ पढ़ने आती है, कुरान पढ़ने वो भी आती है, तो वो जब उनको पता लगा कि उस तांजी से तो कोई कमरे से कोई खोल नहीं रहा, नीचे से जीने की कुंडी लगी हुई है, 12 बच्ची ऐसी तो लगी, 10 तो जवान हाँ, है। तो जो बच्ची यहाँ पर आके उसने झांक के देखा तो उसको खून की जब निशान नजर आए तो लोगों को उसने चीख पुकार करने के बाद लोगों को बुलाया, यही बोला हाँ। फिर तो भाई यहाँ बहुत हज्जुम हो गया गाँव में, तो औरतें बहुत आ गई। तो बस फिर यूं ही इंतजार रखा, भाई मौलाना साहब आ जा। फिर पुलिस भी आ गई, प्रशासन बहुत आ गया, पर प्रशासन का काम अच्छा रहा, बगैर हमारे कहे भी नहीं, उन्होंने इंतजार बहुत करा। अब वो फिर जब आगे जब वो उठा कर ले गए। तो जो उस दिन गांव में हंगामा मचा था वो किस वजह से था? वो हंगामा इसलिए मचा था, औरतें हैं, कोई ने तमीज तो होती नहीं है ना। वे यूं कहती है कि इसे लाश को अभी ना ले जाओ, ले जानी तो हाल थी ना। तो जैसा वे यूं कह रहे तो वो पुलिस वाले थम गए, कम से कम 2-2.5 घंटे थमे, लेकिन फिर भी नहीं आ पाए। वे उठा के जैसे ले चल लगे, हमें भी बुलाए गांव वालों को, भाई इन्हें मनाओ, तो हमने उन्हें रोक दी। तो जो सब पुलिस लेकर नीचे गए तो वो एकदम टूट के पड़ी, तो इसलिए वो हंगामा हो गया। गांव में जब कोई ऐसी चीज हो जाती है तो अफवाहें बहुत फैलती है। देखो जी, अफवाह का गया। तो कोई हिसाब ही नहीं है फैलने का तो, लेकिन पुलिस ने जो काम किया ठीक किया। आप संतुष्ट हैं? हाँ। क्यों संतुष्ट हैं? आपको क्या महसूस हुआ है कि भाई ये सही करा है, गलत करा है? हम संतुष्ट तो यूं है कि कम समय में, कम समय में अगर अफवाह ज्यादा केस को फैल जाती खोल तो दिया। झगड़े का भी आसार बन सकता हाँ, है यहाँ पे। ये चीज है। इस चीज से हम बहुत संतुष्ट है, और जो है शांति है गांव में, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी किस्म की। मौलाना साहब किस तरह के मिजाज के थे? मौलाना बहुत अच्छे मिजाज के थे। आपको लगता है कि वो कर सकते हैं ये काम? नहीं, क्यों, मौलाना भी तो कर सकते हैं। कभी दिमाग में ऐसा नहीं है। मौलाना तो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत तालीम, हज जुमे को तो तालीम हर टाइम जो है बता मत, नमाज अपनी पूरी करो भाई। बच्चे सब बड़े बूढ़े होते हैं, उन्हें कम पता है, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं कोई गांव वाला तो पुलिस की थ्योरी को थोड़ा सा काटे या डिफरेंट ओपिनियन दे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अमूमन मैं पुलिस के खिलाफ भी स्टोरीज करता हूँ, आपको मालूम है मेरी ज्यादातर स्टोरीज लोगों के लिए होती है और जमीनी हकीकत होती है। हो सकता है पुलिस नीचे मौजूद है तो लोग अपनी बात दिल के खुल के कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, लेकिन फर्स्ट प्राइम ऑफिस तो मुझे ऐसा ही महसूस होता है जिस तरह से खून के दाग और पुलिस की स्टोरी, छुरी का मिलना, चाकू का मिलना, हथौड़ी उठाई वहां से DVR बनकर कैमरे में साक्ष्य मिले, ये सारी चीजें अगर आप जोड़ के देखें तो शायद आपको हकीकत का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। इंसाफ तो अदालत ही देती है। जब बच्चों ने एक बात बताओ, जो चीज से उन्होंने मारा वो सारी चीजें उन्होंने दे दी और जगह बता दी कि यहाँ रखी, फिर क्या शक रह गया इसमें? ठीक, शक की तो कोई अब गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश ही नहीं है। बात तो थी खुदा पाक की कसम कि इतने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उस समय की था, कभी हंसता है नहीं देखिए। अच्छा, क्योंकि मेरा काम तो पंच टाइम का है। अच्छा, यही वो मस्जिद है, यही वो जीना है, यही वो जीना है, यही वो आंगन है जहाँ नमाज होती है, बच्चे पढ़ते हैं, तिलावत होती है। किसी को क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो मासूम 2 बच्चियां यहाँ पे इमाम साहब की खेल रही थी उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। शायद इमाम ने भी ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब वो लौट के आएंगे तो अपने खानदान में किसी को नहीं पाएंगे। बड़ी दुखद स्टोरी है जिस तरह से मैंने इस चीज को महसूस किया। ये जो CCTV कैमरा है, इस कैमरे का DVR इस कमरे में है, मैं आपको दिखाऊंगा। इमाम साहब के कमरे में वो CCTV कैमरे का DVR रखा था। ये वो DVR है जहाँ पे रिकॉर्डिंग फुटेज रहती है। यहाँ पे आके उस DVR को बंद करा उस बच्चे ने, ऐसा पुलिस का कहना है। और DVR बंद करने का उसका मकसद यही था कि वो कैमरे में उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए और वो कैमरे में ना आ जाए। इस वक्त गांव के लोगों को आज भी यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ इस मस्जिद में हो जाएगा जो खुदा का घर है, इबादत का घर है, उस जगह पे खूनी खेल हो जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, आप इसको समझिए। देखिए, इस अलमारी में वो हथौड़ी थी। बच्चा क्योंकि यहाँ पढ़ता था तो उसको पता था कि चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या मुहैया हैं। उसके बाद जो है, मैं इस मस्जिद में चल रहा हूँ। इस मस्जिद के ऊपर एक कमरा बना हुआ है जिसको हुजरा भी कहा जाता है, जिस हुजरे में इमाम की फैमिली, अमूमन जो हमारी मस्जिद के इमाम होते हैं उस मस्जिद में हर एक इमाम का एक हुजरा होता है। उस हुजरे में उसकी फैमिली, इमाम साहब की फैमिली सो रही थी। उस बच्चे ने यहाँ देखा। जी सर, उसके बाद क्या हुआ जरा मुझे बताइए। इस रूम में वो थे सब फैमिली, इसी रूम में फैमिली थी। मैं इस वक्त मौलाना इब्राहिम के उस हुजरे में मौजूद हूँ जहाँ पर मौलाना इब्राहिम ने अपना सब कुछ खो दिया। शायद मौलाना इब्राहिम की
किस्मत अच्छी थी कि पुलिस को साक्ष्य मिलते चले गए। ये आपको देश का शायद बहुत कम केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर पुलिस की इतनी स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन आपको नजर आएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने यहाँ के गांव के लोगों से बात की। गांव का एक एक बुजुर्ग का यही कहना है कि पुलिस ने अच्छी डायरेक्शन में काम किया। ये वो हुजरा है जब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और ये समझाने की कोशिश करूंगा सिलसिलेवार तरीके से कि नीचे से बच्चे ऊपर कैसे आए, मस्जिद में उनकी एंट्री कैसे हुई, मस्जिद के बाद उनको हथियार कहां से मिला। ये पूरा मामला समझने के लिए मैंने कुछ लोगों की मदद ली है। पुलिस ने मेरी इस मामले को समझाने में बहुत मदद की और उसने मुझे एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये मस्जिद की छत पर हूँ मैं। मस्जिद की छत पर मौलाना साहब का हुजरा है। उस हुजरे में यानी कि एक कमरा, जो जब मौलाना किसी मस्जिद में इमामत करते हैं तो उनको एक कमरा दिया जाता है जिसमें वो अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर कर सकते हैं और सुबह उठ के नमाज पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। ये उनका काम था। इस मस्जिद के अंदर कुछ बच्चे नीचे पढ़ने आते थे, मौलाना से सिपारा पढ़ने आते थे, जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं बच्चे। उन बच्चों को मौलाना ने डांटा और 2-4 बार पीट भी दिया, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर गुस्सा पनपने लगा। और जब गुस्सा पनपा तो उन्होंने ताक लगाई कि किसी तरह से कोई एक मौका मिल जाए मौलाना से बदला लेने का। आप यकीन नहीं करेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताता हूं कि उन बच्चों का ये भी सोचना था कि वो टारगेट उन्होंने मौलाना को भी किया था कि अगर उनको मौका मिला तो वो मौलाना की भी हत्या करेंगे। अब आप ये समझिए कि जो दीवार है ना, इस दीवार से एक बच्चा कूद के नीचे उतरा है और उसने आके इस जीने की, इस सीढ़ी की कुंडी लगाई, इस जीने की कुंडी लगाई ताकि नीचे से ऊपर कोई ना आ सके। और एक बच्चा इधर से अंदर आया, नीचे से उसने हथियार लिया जो मैं आपको दिखाऊंगा और इस कमरे में उसने एंट्री की। हमें ये पता लगा जैसा बच्चे आए बाहर से तो वे जो यहाँ सो रही थी, पहले तो वो देख कर गए उसे क्या कर रही क्या नहीं कर रही। उसके बाद जब उन्हें यूं पता लग गया कि सो रही वो, तो फिर वे अपने इरादे से आए और आने का अंदर जैसा गए वे तो वो एक चरपाई पे लेटी थी, उसका एक छोटे वाला बच्चा था वो लेटा हुआ था। तो सोती हुई के सर में हथौड़ा मारा। जब उसका हथौड़ा लगा तो वो उठी, उठते ही वो गिर गई। गिरते फिर दोबारा फिर मारा, फिर वो उठने की कोशिश करी, उठने का तीसरी जगह फिर गिरी तो बच्चे उठ गए। दूसरा जो था लड़का, उसको उसने दे रखा था, उसने फिर उस छोटे वाले बच्चे का मारा, फिर बड़े वाली का मारा, वो उधर बेड पर थी। तो इस तरह उन्होंने तीनों को मार दिया। आप जानते हैं उन 2 बच्चों को? हाँ, अच्छी तरह वो पढ़ते थे उन्हीं के पास। वे जिम्मेदार भी थे, जो इमाम था उसके जिम्मेदार थे। उनके बाद जैसे मॉनिटर होते हैं, हाँ, वही नमाज पढ़ाते थे और वही यहाँ की देख रेख। कैमरों का सब मामला उन्हें पता। यहाँ आम आदमी कैमरों को हमने आज तक नहीं देखे कैमरे, हमने खुद लगवाए लेकिन हमें ही नहीं पता उनका कहाँ से खुलेंगे कहाँ से बंद होंगे। आपको क्या लगता है पुलिस की जो तहकीकात है वो सही है? बिल्कुल, पुलिस ने जो भी किया वो अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। पानी का पानी और दूध का दूध छाड़ दिया। और ये तो शुक्र ये रहा कि वो दिन का समय था, अगर रात का समय होता पता नहीं क्या हो जाता। अगर पुलिस गलती करती और मौलाना इब्राहिम को अरेस्ट करके भेज देती, जी, तब तो नाइंसाफी हुई। हाँ, नाइंसाफी होती। अगर किसी और को भी भेज देते, भाई जिसने किया वो चले गए, हमें कोई दुख नहीं है, उनके घर वालों को भी दुख नहीं। उन्होंने कहा बच्चे उन्हें जैसा करे ऐसा भुगतेंगे। अच्छा, जो दूसरे गांव के लोग हैं जैसे इसराना के जो परिवार वाले हैं वो तो देखो जी, जैसे जिस वो तो लड़की वाले हैं, वो तो इमाम पर रखे। यहाँ उनको 3 साल होली इमाम को। उनका झगड़ा आज तक हमने मर्द-वीर का कभी नहीं देखा। बहुत प्यार था। 3 साल में कुछ न कुछ तो पता चल जा, लेकिन कोई पता नहीं लगा अब भाई इनका आपस में कोई झगड़ा है। अब ये लड़की वाले वे यूं कहे जी पहले इमामत वहां करा था, वहां हमारी लड़की पिट्टी, वहां करी वहां, हमारे यहाँ उसने कोई ऐसा नहीं करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत प्यार था अपने बच्चों से उसे। और फिर एक बात हो रही जी, उनकी 9:30 बजे उनकी बीवी से बात हुई, 10 बजे के आसपास उनकी लड़की से बात हुई। लड़की ने कहा अब्बू मेरे लिए आराम और एक खिलौना लाना। तो वो कैसे मार देंगे? बात है ये 11 से 12 के बीच की, इसी बीच में कैमरा बंद है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये गांव के लोगों का कहना है। अब मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा था, उसको कंटिन्यू करता हूँ। एक बच्चा यहाँ से पीछे की छत से, जो मैं आपको शॉट दिखाऊंगा, उसने रेकी करने के लिए इस दीवार को फांदा। ये मेरे ख्याल से दीवार की 9 फुट लगा रखी, ये तकरीबन 9 फुट की दीवार होगी। इस दीवार को ईंट लगा के बच्चे ने फांदा। फांदने के बाद वो कमरे में आया और कमरे में आते हुए देखा उसने, ये एक दरवाजा जो मैंने आपको दिखाया है, इस दरवाजे को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये दरवाजा जो है वो मस्जिद के नीचे से अंदर हुजरे का रास्ता है जहां से वो आना था। ये कच्चा सा दरवाजा है। एक बच्चा इस जीने के रास्ते आया, एक बच्चा वहां से आया, रेकी करके गया।
और उसने नीचे जाके डीवीआर बंद करा ताकि रिकॉर्डिंग ना हो सके। और उसके बाद उन्होंने खेल करना शुरू किया। नीचे रखा था जो हथौड़ा, जो विरसोली शायद उसको बोलते हैं, जो मजदूरी के काम आती है जब आप राज मजदूरी का काम कराते हैं, वो उसने इस्तेमाल किया। ऊपर आने के बाद उसने कमरा यहाँ पे कुंडी लगाई। उसके बाद इस कमरे के अंदर उन्होंने घुसने की कोशिश की। आप ये समझिए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के तार किस तरह से जुड़े। पुलिस ने एक एंट्री पकड़ी, 14 मिनट तक एक बच्चा मस्जिद के अंदर जाके कर क्या रहा है। जब उससे पूछा गया तो बच्चे ने बात उगलनी शुरू करी। तब पुलिस ने तार से तार जोड़े, तब पता लगा ये कमरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मौलाना साहब का हुजरा है। इसमें नीचे काफ़ी खून है जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहूँगा, खून नहीं दिखाना चाहिए। ये वो बेड है, इस चारपाई पे लेटे, ये चारपाई है। इस चारपाई पे इस चारपाई पे बच्ची इधर थी, वो परली तरफ। अच्छा, वो महिला इस चारपाई पे लेटी हुई थी। इस चारपाई पे जब वो बच्चा अंदर आया विरसोली लेके या हथौड़ी लेके, यहाँ पे उस औरत के ऊपर वार किया। मौलाना इब्राहिम की वाइफ के सर पे वार किया। पुलिस के मुताबिक वो पहले शॉट में, या बच्चों की जो भी उन्होंने बताया पुलिस को, उसके बयान के हिसाब से वो पहली बार में अनकॉन्शियस हुई। उनको हल्का हल्का होश था, चक्कर आने लगे। तो दोबारा उन पे जब वार किया तो वो जमीन पे गिर गई और यहाँ खून के पूरी तरह से निशान हैं। जब वो यहाँ गिरी तो एक बच्ची उनकी इस यहाँ सो रही, हाँ, इस बेड पे बड़े वाली बच्ची जो थी वो बड़ी वाली बच्ची। हाँ, कितने साल की थी वो ऐसी है 5 साल की। 5 साल की जी जी थी। तो 5 साल की बच्ची के ऊपर उसके बाद दूसरा वार उसको हाँ हमला किया। यहाँ पे बताते हैं कि फ्रिज, इस फ्रिज के ऊपर आप ये देखिए, ये फ्रिज के ऊपर एक घरेलू चाकू था, जैसे फल काटने का या सब्जी काटने का चाकू, छुरी थी। वो उठा के महिला के गले पे उन्होंने 2 बार फेरा, ऐसा पुलिस का कहना है। और फेरने के बाद बच्चे को भी मार डाला और इनको भी मार डाला। ये पूरी कहानी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा अंदर आएं और ये पूरा कमरा दिखाएं। ये कमरा तकरीबन 10 फुट की हाइट है इसकी और तकरीबन 7 बाई 5 या 6 फुट का कमरा है। इसमें एक तख्त है, एक बेड है, एक तख्त है और एक छोटी सी चारपाई है। इसी में मौलाना अपना गुजर बसर करते थे। देखने वाली बात यह है कि पुलिस के लिए बहुत आसान होता मौलाना इब्राहिम को इस मामले में फ्रेम करना और उनको जेल भेज देना, लेकिन शायद पुलिस की मुस्तैदी कह लीजिए या उनकी अलर्टनेस कह लीजिए या ये कह लीजिए कि पुलिस को शायद इस एंगल में कुछ और नजर आया जिसको उन्होंने खंगाला। ये देखिए नीचे तक खून के पूरे पूरे धब्बे हैं। इसी जगह पर मौलाना का परिवार उजड़ गया और उस्ताद और शागिर्द का एक रिश्ता तार तार हुआ। तो यही वो कमरा है जिस कमरे में मौलाना इब्राहिम अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ के गए थे देवबंद। ये सोचकर उन्होंने शायद ये कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि जब वो लौट कर आएंगे तो उनके परिवार उनके साथ नहीं होगा। ये स्टोरी बहुत ही दर्दनाक है, मेरे दिल को दहला देने वाली स्टोरी है। शायद आप लोगों को भी ये महसूस होगा कि ये किस तरह से हुआ। और वो छुरी उन्होंने यहीं पे यहाँ डाल दी ऊपर, यहाँ पे डाल छुरी, जो छुरी हाँ, जिससे काटा ना तो वो ऊपर डाल दी। अपना कैमरामैन से कहूंगा इधर घूम पुलिस के आए ऊपर से उतार और ये छुरी जो है उन्होंने छत पे इस तरह से उछाल दी। देखिए मजे की बात यह है कि 2 छोटे बच्चे हैं, क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं थे, प्लानर नहीं थे, छोटी छोटी गलतियां करते चले गए। जैसे उन्होंने अंदर से छुरी उठाई, गला काटा, फेंक दिया, नीचे जाके डीवीआर बंद कर दिया, या जो भी इंटेलिजेंस वो अपनी यूज कर सकते थे वो उन्होंने की। जब वो बच्चे इस कमरे से बाहर आए तो उनके हाथ खून से रंगे हुए थे। तो उन्होंने यहाँ पर आने के बाद इस टॉयलेट में एक छोटा सा नल है और बाल्टी रखी है, यहाँ पे हाथ धोए। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि पुलिस की जो थ्योरी है वो स्ट्रांग क्यों है, पुलिस के पास ऐसे क्या क्या साक्ष्य उनको मिले। आप देखिए जब मर्डर हुआ तो बच्चों के हाथ सने, पैरों पे खून लगा, जूतों पे या जो भी उन्होंने पहन रखा था खून लगा, वहां पर उन्होंने हाथ धोया तो वहां पे खून के धब्बे पाए गए, जो फॉरेंसिक के लिए बहुत स्ट्रांग एविडेंस माना जाता है। उसके बाद इन दीवारों पर जहां जहां उन्होंने हाथ फेरे, कई जगहों पर यहाँ पर दीवारों पर कहाँ खून के निशान थे सर, बताइएगा जरा। देखिए ये यहाँ पे भी निशान थे, ये पैर का पंजा, जब आप बच्चा पैर रख के चढ़ेगा तो वो पंजे का निशान यहाँ पे अभी भी मौजूद है। यहाँ पे खिड़की, ये जो आपका दरवाजा है, इस दरवाजे के पास खून के निशान मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार क्लोज आइए जरा, यहाँ पे ये भी पैरों की थी, खून के निशान मौजूद हैं। अब आप ये देखिए ना कि जिस इंसान ने किया है वही यहाँ पे घूम रहा था, उसकी ने सबूत छोड़े। आप मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जमीन पे दिखाइए, ये जो दाग हैं ये सब ब्लड के सैंपल्स हैं जो पुलिस ने अपने सबूतों की तरह जुटाए। इधर देखिए ये एक उंगली का निशान ये भी है, ये भी सबूत है। पुलिस के पास ये केस बहुत स्ट्रांग, मतलब पुलिस के पास एक बैकअप है, स्ट्रांग बैकअप है अपने एविडेंसेस को, और साथ में टेस्टिमोनीज जो बच्चों ने शायद पुलिस को दी। ये एक ग्रीटिंग कार्ड
ये सारे एविडेंसेस हैं। मैंने बिना पुलिस की परमिशन के कुछ भी चीज़ हाथ नहीं लगाई है, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को हाथ लगा रहा हूं, क्योंकि सब चीज़ें कानून के अभी इस वक्त अंडर सर्विलेंस हैं। ये जो कार्ड है, ये ग्रीटिंग कार्ड एक बेटी ने अपने बाप के लिए लिखा है, बहुत इमोशनल है। उसने लिखा है नेम सफिया, फादर इब्राहिम, यानी कि मौलाना इब्राहिम के लिए एक बच्ची ने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है। न्याय की तलाश में शायद मौलाना इब्राहिम भी हैं, और न्याय की तलाश का हक हर एक किसी को है। आपको भी है, मुझे भी है, पुलिस भी न्याय करती है और लोगों को न्याय मिलता है। ये बच्ची का ग्रीटिंग कार्ड ये आपके लिए सबूत है, हम जैसों के लिए, जो हम घर पे बैठ के खबर देखते हैं कि एक जो कहा जा रहा है कि बाप ने बेटी को मारा होगा, ये मोहब्बत का एक सबूत है, जिसमें ये बेटी ने अपने बाप के लिए ये बनाया था। मुझे लगता है कि मौलाना इब्राहिम तक ये पहुंचना चाहिए। थैंक यू। हाँ, मैं लेके जाऊंगा इसको। मैं अगर मौलाना इब्राहिम से मिला तो ये मैं उनको दे दूंगा। ये उनकी बेटी की आखिरी निशानी है। और ये जो चारपाई पे मैं चढ़ रहा हूँ, अपने कैमरामैन से कहूँगा मेरे पास आ जाएं। हर एक बिल्डिंग एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर ये छत आप ध्यान से देखें तो इस छत के ज़रिए ही एक बच्चा उधर से जीने से चढ़ता हुआ ऊपर गया। उस छत से बच्चा इस दीवार से फांगता हुआ नीचे उतरा था। ये कनेक्टिविटी पुलिस की थ्योरी के साथ जुड़ती हुई नजर आती है। चारों तरफ दीवारों पे उतरने के अलग निशान हैं, खून के निशान वापस जाने के हैं। साथ ही वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया ताकि ऊपर कोई ना आए। उसी छत से एक छोटी बच्ची ने, जब ऊपर से आवाज़ें नहीं आ रही थी, कोई सो रहा है या जाग रहा है नहीं उठा, तो उस बच्ची ने जब यहाँ से झांका, शोर मचाया, तो इलाके वालों को पता लगा। जब इलाके वालों को पता लगा तो पुलिस को पता लगा और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। जी, इस गांव की जान बचवा दी प्रशासन ने, जो है ना, इधर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जितना ये मामला अगर लेट होता उतना यहाँ नुकसान बनता। जो है पुलिस का इतना सहयोग रहा, उन्होंने जो है बहुत मामला जो है दूध का दूध पानी से जल्दी कर दिया। इस गांव की जान बच गई। ये बात सही है। ये बात अगर सिस्टम अगर एक्टिव हो जाए और सही से काम कर ले, वक्त पे काम कर ले, तो बहुत सारी चीजें, कुछ भी हो सकता जी। कुछ सेंसिटिविटी इस गांव हाँ में हाँ कैसी जी, हाँ है जी। ना? कुछ गाँव में लोग ऐसे भी है जो माहौल खराब करने वाले, कुछ ऐसे भी है कि भाई कंट्रोल करने, लेकिन ज्यादातर माहौल खराब करने वाले ज्यादातर लोग हो जाए ना। अच्छा, उससे जो है ना इस गाँव की जान बच गई, जो है ना। अरे इस बिरादरी की जान बच गई। रात को मिलती ना। अच्छा हो गया। थैंक यू। जो रात को यहाँ मिलती, दिन में ना देखकर रात सांझ को देखते, हाँ। तो 100% हिंदू का नाम आना था। अच्छा जी, 100% आना था। मैं हिंदू हूँ। जी जी। तो बाबू जी, इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने एक बहुत बड़ा अपराध, हाँ जी, बहुत कम जान समय में बच सुलझाया। गई। पुलिस ने जान बचा दी। जान बचा ली। हिंदू इस मुसलमान गांव का की सौहार्द जान बना रहा। इस गांव की जान बच गई। पुलिस ने बचाई है जान। तो मेरे साथ मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, दोनों ही ये बात कह रहे हैं कि अगर पुलिस एक्टिव नहीं होती, सच में सच्चाई को सामने नहीं लाती, सबूत के साथ पब्लिक की आंखें नहीं खोलती, तो गांव जल जाता है। तो गांव जल जाता। आप ये देखिए, बागपत में दोनों समुदाय रहते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। मस्जिद के अंदर इतना बड़ा कांड हो जाना, पुलिस का उसमें इन्वॉल्व होना, इन्वेस्टिगेट करना, दूध का दूध पानी का पानी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी कहने का मकसद क्या है? वो ये है कि अगर पुलिस जरा भी चूक कर देती या अपने इंसाफ के तराजू को जरा भी गलत तोलती, तो यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हो सकती थी। मेरे साथ दोनों पक्ष मौजूद हैं, मुस्लिम भी हिंदू भी। मैंने आपको दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश की। मैं जानना चाहूंगा, जनाब आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? रामकुमार चेयरमैन, किसान यूनियन। अच्छा, बीकेयू से। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला था ये पूरा और पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने इतना अच्छा काम यहाँ पे किया। यो कोई विवाद नहीं होने दिया, कोई बिल्कुल सच्चाई में प्रशासन रहा, पूरा प्रशासन सच्चाई की जीत रही। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। बहुत अच्छी बात। हाँ। मुसलमानों के लिए भी ये जो इन्वेस्टिगेशन थी जरूरी थी और हिंदू पक्ष के लिए भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी। दोनों पक्ष। आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे पुलिस? हम तो इसमें यही कहना चाहेंगे, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ, निंदनीय है, पर प्रशासन ने इतना अच्छा काम किया, इसमें कोई किसी किस्म की कोई त्रुटि नहीं होने दी। बहुत ही बढ़िया रहा। सब परमात्मा जो है वो होगा, वो तो होगा आगे, पर ये सब समाज, दन्नू समाज, पूरा गांव बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। आपके गांव में आप कोई दिक्कत जो प्रेम जो हाँ, था पहले, प्रेम वो बरकरार। आप क्या कहना चाहेंगे जनाब, क्या नाम है आपका? शौकत अली। शौकत साहब, इमाम साहब के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या कहना चाहोगे? बहुत बुरा हुआ जी, होना नहीं चाहिए था ऐसा जी। और हमारे गांव की पहले से ही परंपरा रही है ये कि एकता की मिसाल में बहुत पहला नंबर है पूरे एरिया में जी। यहाँ कभी भी ऐसा काम नहीं होया कि आपस में कभी कोई सा बेड़ा हो। तो इससे
बहुत अच्छा काम हुआ, दोनों ने मिलकर इसको सुलझा लिया और पुलिस का बहुत अच्छा काम रहा कि 24 घंटे से पहले इसको खोल दिया। इससे दोनों समुदायों में फायदा क्या हुआ? अगर 24 घंटे में खुला ये केस तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला था? एकता का माहौल खराब होता अभी। हाँ, हमारे आशिक जो है एकता बनी रही, माहौल खराब नहीं हुआ, सबने समझदारी से काम लिया। यूपी के अलग अलग जिलों में जिस तरह से लोग मुसलमान कहते हैं कि पुलिस सही नहीं कर रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन गलत है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। यहाँ से कोई पक्षपात नहीं हुआ, बिल्कुल निष्पक्ष काम हुआ जी। यहाँ से कोई लपेट नहीं है ना, आप कोई इसमें मस्जिद कोई में खड़े हैं, सच बोलना ही पड़ेगा, बिल्कुल सच, हकीकत बोलिएगा चाहे गले पे तलवार हो। हकीकत बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही काम हुआ, इसमें किसी की पक्षपात नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देर मस्जिद में कभी झूठ नहीं बोले जाता, एकता यहाँ से कभी खराब नहीं कोई हुई, जिले का प्रशासन यहाँ तुरंत आ गया। यहाँ कभी भी माहौल खराब कोई नहीं दिक्कत हुआ नहीं और ना अभी हुआ। आप कुछ कह रहे थे जनाब दूर से? मैं ये कह रहा था जी, पुलिस का इतना बढ़िया सहयोग रहा और कि इस गांव की जो है ना, मतलब भाई जान बच गई पूरे गांव की जो है ना, पता नहीं कि भाई कुछ भी हो सकता था जी, है ना। तो इससे जो है प्रशासन का इतना बढ़िया रोल रहा जी। अक्सर भी जो है ना, मतलब जो है निष्पक्ष जांच होगी, केस खुलेगा जी, शांति से सब अपने करे जी। मौलाना को अब बहुत नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई न हम कर सकते, परमात्मा कर सके। सबसे बड़ा दुख तो मौलाना को है जी। उससे भी हटके हम देखें, एक बार को हमारा भी शक नहीं था कि हो सके मौलाना का इसमें कुछ रोल हो, लेकिन प्रशासन ने उसकी कॉल डिटेल से, सीसी कैमरे से उसका नहीं पाया, इसमें जिसका पाया वही गए और यू गांव बच गया। सांप्रदायिक दंगे हो सके थे, पूरी संभावना थी, भीड़ इतनी थी, बेकाबू थी। उकसाने में, गलत काम में बहुत जल्दी दिमाग में आ जा, लेकिन यहाँ दंगे 2013-14 में हुए थे जो, वहां भी उस टाइम पे भी गांव में शांति रही, कोई नहीं गया गांव में से, ना घर छोड़ कर गया कोई। यहाँ आपस में प्यार है, प्यार बना रहा। इसी के लिए पुलिस का जितना धन्यवाद करा जाए वो भी कम है कि कम टाइम में खोल दिया। अगर इसमें टाइम 2-3 दिन और लग जाते तो फिर शायद पुलिस पे यूं ना खुलता, और अगर सीसी कैमरा ना होता तो हम इन बच्चों पर भी यकीन नहीं करे थे, बिल्कुल नहीं करे थे। मगर ऐसे काम को नहीं कर सकते। आश्चर्यजनक काम होया, लेकिन बिल्कुल है सच। जितना डीप ये केस था उतनी ही आसानी से पुलिस ने इसको सुलझाया। बस यह परमात्मा ही कृपा है। इस गांव का प्यार था, जहीं तक या सद्बुद्धि सब आगी या जान बच गई सबकी। तो ये था बागपत का बहुचर्चित केस। क्राइम इन्वेस्टिगेशंस आपने भी बहुत देखी हैं, बड़े बड़े चैनल्स ने आपको अच्छी बड़ी खबरें दिखाई, लेकिन ये केस इतना पेचीदा हो सकता था जितनी आसानी से पुलिस ने इसको सुलझा दिया। पुलिस की मुस्तैदी, दिमाग पुलिस का इतना शार्प रहा क्योंकि ये गांव बहुत सेंसिटिव है। बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सारे ज़िलों को आप अच्छी तरह पहचानते हैं कि यहाँ पे ज़रा सी बात हो जाए तो बवाल किसी भी तरह का हो सकता है, वो कोई भी सूरत ले सकता है। लेकिन पुलिस की समझदारी ने माहौल को समझते हुए, अपने इलाके को समझते हुए, थाना अध्यक्ष ये बात जानते थे कि ये इलाका सेंसिटिव है। यहाँ के एसएसपी भी, एसपी भी, सारे बड़े ऑफिसर्स जानते थे कि माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से पुलिस ने माहौल ख़राब नहीं होने दिया, कोशिश की कि दूध का दूध पानी का पानी हो। शुरुआत में यहाँ के लोगों को ये महसूस हुआ कि ये इतनी आसानी से जो केस समझाया जा रहा है ये कैसे हो सकता है, लेकिन अब लोगों का यही कहना है कि यही हकीकत है जो पुलिस कह रही है। आपने इसराना बेगम के घर वालों की बाइट्स भी देखी हैं, इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, कई सारे चैनल्स वालों ने उनका इंटरव्यू लिया है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस की और इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स दोनों आपको सही डायरेक्शन में खबर लाके दिखा रहा है। बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, बागपत।